हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज बीएसएससी सीजीएल थर्ड डेट दे दिया गया है। ठीक है, बीएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो गया है। तो आइए आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो सेट है उसका वॉल्यूम 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 75 चीज़ का सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होगा वो टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जीएस के डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कैप्टन डनवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। ठीक है, क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा सहरसा। क्या सहरसा हो जाएगा महिला साक्षरता में मिनिमम। ठीक है, ऑप्शन आपको बताना है, क्वेश्चन आंसर बताना है कि बिहार का लिटरेसी रेट कितना है। बिहार का लिटरेसी रेट कितना है आपको कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका क्वेश्चन नंबर, उसके बाद उसका आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बिहार का लिटरेसी रेट, तो लिखना है 61% समथिंग, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन वैसे ही कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है? तो हाजीपुर से मुसरी धरारी। ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा, हाजीपुर से मुसरी धरारी। अगला प्रश्न है, यह एक गर्म जलधारा है। जलधारा से क्वेश्चन है, गर्म जलधारा कौन है? ओएसयू, किनारी, हमबोल्ट या गल्फ स्ट्रीम? तो उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल भी बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी, तो ये बिलोंग करती थी पटना से। कहाँ से? पटना से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पटना से। अगला प्रश्न है, बिहार के पक्षी विहार कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, नागी पक्षी विहार जमुई में, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, कांवर पक्षी विहार छपरा में। तो कांवर ये है बेगूसराय। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ये छपरा नहीं हो जाएगा, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को कहाँ अधिवेशन किए करने के लिए बुलाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बॉम्बे। ठीक है, भारत छोड़ो आया था 8 अगस्त 1942। इसी के साथ आपको ऑपरेशन पोलो को नहीं भूलना है, जिसके तहत संपूर्ण नेता को, कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो लता मंगेशकर सम्मान स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, लता मंगेशकर सम्मान, जो लता मंगेशकर के नाम पे है। इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जिन्हें अभी नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी को दिया गया इनके पिता लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार, कौन सा? महाराष्ट्र, ये भी याद रखना है, महाराष्ट्र राज्य सरकार स्टार्ट किया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो क्या? व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होना चाहिए, यानी किसी के पास एक व्यक्तिगत सत्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक सरकार होना चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, योजना अवकाश की अवधि। योजना अवकाश की अवधि कब से है? तो योजना अवकाश 1966 से 69, 1965 युद्ध के बाद बहुत ही, मतलब योजना को पूर्ण नहीं किया जा सकता, इसलिए छोटा छोटा योजना लाया गया 1966 से 69, 3 वर्ष का। यही 1978 से 80 के बीच रोलिंग प्लान लाया गया। क्या था? रोलिंग प्लान 1978 से 80, और यहाँ लाया गया योजना अवकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, द्वितीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो ग्राम सभा हो जाएगा, ग्राम स्तर के स्तर पर ग्राम सभा,
पंचायत समिति हो जाएगा, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। बतला क्वेश्चन पूछा गया था बढ़ते स्तर पे है, तो सबसे मिनिमम हो जाएगा ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी 15। धर्म, मूल वंश, जाति, आधार, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। यहाँ से याद रखना है आपको ये 5 बेस। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही आर्टिकल अगर 16 बोला जाए तो इसमें जो आधार दिया गया है वो 7 हो जाएगा। बतलाना है कौन कौन से 2 आधार एक्स्ट्रा आ जाते हैं वहाँ पे आर्टिकल 16 में। जैसे यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान है, 5 आधार है, वही आपको बतलाना है। 16 में 2 आधार बढ़ जाता है, वे 2 आधार कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, अगला प्रश्न, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन, जिसे सूरत विभाजन, ठीक है, सूरत फूट कब हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सूरत फूट हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किन से संबंधित है? यह स्टेटमेंट कौन दिए, किन से रिलेटेड है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ठीक है, तेजस, तो बतलाना है तेजस क्या है? तेजस एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो ये है विषय परक यानी कि थीमेटिकल मैप। ठीक है, विषय परक थीमेटिकल मैप। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे, जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आपको कमेंट सेक्शन में नाबार्ड का पूरा नाम बतलाना है, इसी के पूरा नाम से आपको पता चलेगा किसके लिए काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सरक्रिक मुद्दा जो है भारत और किसके बीच है? सरक्रिक विवाद जो है गुजरात में, तो गुजरात में है सरक्रिक विवाद। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये 96 किलोमीटर का एरिया है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी को भारत किस पड़ोसी देश से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरूमध्य, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी सभी श्रीलंका से निकट है, तो श्रीलंका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक दिया है पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे आता है खंभात की खाड़ी गुजरात वाला एरिया में। ठीक है, और अभी सरक्रिक बतलाएं। ठीक है, श्रीलंका के पास पाक जल डमरूमध्य या पाक जल संधि, पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी सब श्रीलंका के पास आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? न्यूनतम समर्थन कीमत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल की बुआई से पहले किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? मतलब तो लोकतांत्रिक प्रकार के सरकार में जो कदम उठाए जाएंगे सरकार के द्वारा, वो अपना आधार बतलाना होता है लोकतांत्रिक प्रकार के सरकार में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार कार्ड से मतदाता पहचान जोड़ने के लिए कौन सा फार्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो फार्म नंबर 6B, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कहा जाता था? ठीक है, आपको बतलाना है कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आता है?
तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया जाता है लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा मेनली सोम प्रकाश पे के लिए लाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है, किसके लिए लाया जाता है, तो सोम प्रकाश के लिए। ठीक है, एक पत्रिका का नाम है सोम प्रकाश। ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्रिका था सोम प्रकाश, उसके लिए लाया जाता है। एक था पायनियर। ठीक है, इसे एक रिलेटेड याद रखना है, पायनियर, जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट किया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट किया था। एक पत्रिका का नाम आपको और याद रखना है, एक पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो यहाँ से 3 पत्रिका आपको नाम याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका, एक सोम प्रकाश और एक पायनियर। अमृत बाजार पत्रिका था वो रातों रात अंग्रेजी में चेंज हो गया था। ठीक है, अंग्रेजी में चेंज हो गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था इसको। अमृत बाजार पत्रिका को सोम प्रकाश के लिए लाया गया था, वही पायनियर ने इसे सपोर्ट किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को सपोर्ट किया था। आपको बताना है इसे समाप्त कब कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा देश पड़ोसी देश पूर्वी पाकिस्तान था? ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, तो ये हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी, जो 16 दिसंबर 1971, कब? 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र होता है। इसी के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य का देश का दर्जा पाकिस्तान जो देता है 1972 में। ठीक है, 1971 में तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन इसे जो है पाकिस्तान दर्जा देता है वो 1972 में दर्जा देता है। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा करेंसी ईरान का क्या था? तो ईरान का मुद्रा था रियाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है? भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाएगा? तो भूजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कैट, ऑप्शन हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, अक्ष या मोत्तर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अक्षांश। विषुवत वृत्त, आगे समझ लेते हैं विषुवत वृत्त क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। तो देखिए ये है ग्लोब, ये हमारा हो जाएगा अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या इसे बोलते हैं? अक्षांश रेखा। वही ये, इसे एक और नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। इसे इंग्लिश में इक्वेटर भी बोला जाता है। क्या? इक्वेटर भी बोला जाता है। अब इसके पैरेलल जितने भी रेखा खींचे गए हैं उन्हें अक्षांश बोला जाता है, उन्हें अक्षांश ये हमारा हो जाएगा इक्वेटर। इसके पैरेलल जितना भी रेखा होगा उसे बोला जाएगा अक्षांश रेखा। अब ये पैरेलल होंगे यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा और वो होगा 111 किलोमीटर। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होती है? तो दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जो एकमात्र महिला शासिका के रूप में विख्यात होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? यानी कि 1906 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन कर रहे होते हैं? तो सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सही हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए
टोटल दादा भाई नौरोजी से बहुत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत में ड्रेन थ्योरी देते हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी, ठीक है। धन का निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी देते हैं 1896 में। कब? 1896 में। उसके बाद क्वेश्चन देता है, ये टोटल आईएनसी का 3 बार अध्यक्षता करते हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 में। 3 बार 1886, 1893 और 1906 में आईएनसी का अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कब करेगा इसरो? तो इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा 2023 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है मिलती है? तो क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा चंबल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये है निखत जरीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निखत जरीन। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्राम कचहरी की स्थापना किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसे सुमेलित करना है, पन्नालाल घोष किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, तो एक का हो जाएगा 4। पालाधर रघु का संबंध किससे है? तो ये है मृदंग से, मृदंग यानी ऑप्शन नंबर 3 पालाधर रघु, ये हो जाएगा मृदंग से। अगला है लतीफ़ खां हो जाएंगे तबला वादक, और एस बालाचंदन जो है वो बीना वादन हो जाएंगे, यानी कि डी का एप्पल, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, 1 का 4 बालाचंदन जो हो जाएंगे वो बीना वादन हो जाएंगे, एक से ही बन जा रहा है। ऐसे हमें सभी का याद रखना है, पन्नालाल घोष हैं जो बांसुरी वादक हैं, पालधार रघु हैं वो मृदंग वादक हैं, लतीफ़ खां हैं वो तबला वादक हैं, और एस बालाचंदन जो है वो बीना वादक हैं। अगला प्रश्न, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? ठीक है, म्यांमार कब आज़ाद होने का बात किया जा रहा है। देखिए, एक पूछता है म्यांमार कब भारत से अलग हुआ और म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ हमसे बाद 4 जनवरी 1948 को, ठीक है, 4 जनवरी 1948 को भारत म्यांमार आज़ाद होता है और 37 में पृथक होता है भारत से। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल है, ठीक है, सही है। आगे बोलता है, यह उस वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को नहीं, ये 80 वर्ष से नहीं 60 वर्ष से अधिक है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सी, गलत स्टेटमेंट है, 40 का हो जाएगा हमारा, तो इसमें गलत ही बतलाना था, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। अगला प्रश्न, शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? शेर शाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये थे सासाराम के जागीरदार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक प्लेटफॉर्म की संख्या है हावड़ा में, ऑप्शन सी। पहला भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी थी? मुख्य फिल्म मतलब बिना आवाज़ का, तो ये था राजा हरिश्चंद्र। वही अगर बोलती फिल्म बोलेगा तो आलम आरा, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में स्थित है तो केबुल लेमजो नेशनल पार्क लोकटक झील में स्थित एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केबुल लेमजो राष्ट्रीय उद्यान सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? तो पर्ल सिटी हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, पर्ल सिटी हैदराबाद को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका पुल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री किसे कहा गया है? तो नर्मदा नदी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है,
ऑप्शन सी 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद, ये जब सुभाष चंद्र बोस आईएनसी से त्यागपत्र देते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना करते हैं। अगला है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? प्रथम आम चुनाव 1952 में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 1952। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल को आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन से दो जीव जो प्लेटिम हेलमेंथिस फाइलम से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और कूट करके दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्लेटी हेलमेंथिस के अंतर्गत एक आता है फीता कृमि और प्लेनेरिया। ठीक है, इसके अंतर्गत एक आता है फीता कृमि और प्लेनेरिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 और 4 केवल सही है, प्लेटी हेलमेंथिस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाया जाता है? तो निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। पहले निस्पंदन प्रोसेस होगा, उसके बाद जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा स्नायु। ऑप्शन नंबर सी, स्नायु या न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे है चालन के माध्यम से। ठीक है, चालन के माध्यम में कण किस ओर होते हैं? ठीक है, चालन यानी कि कंडक्शन। कंडक्शन में माध्यम अपने स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला में स्वर रज्जु की लंबाई, पुरुष और महिला में स्वर रज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगा, पुरुष में हो जाएगा 20 mm और महिला में हो जाएगा 15 mm। 20 mm और 15 mm। अगला प्रश्न है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिका में विभाजित, एक कोशिका से दो सेम कोशिका बनेगा तो उसे कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन। अगला क्वेश्चन है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? तो ये होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अगला प्रश्न है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश को बिंदु स्रोत से कहाँ रखना चाहिए? तो प्रकाश को बिंदु स्रोत के बहुत ही निकट रखना चाहिए। ऑप्शन बी। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है? तो वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा हमारा इसमें प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 61, कैथोड और एनोड के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही कथन को पहचानना था, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो कैथोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कैथोड किरण के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, अम्ल के बारे में गलत कथन का चयन करें। यहाँ पे गलत कथन बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला, ये गलत लिख दिया है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस को लाल करता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नीला, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसे तैयार करने के लिए करते हैं? ठीक है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसे तैयार करने के लिए करते हैं? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया गया है, एक चलती बस को ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड के भीतर विराम अवस्था पर लाया जा सकता है। ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बस का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, a = v-u/t। प्रारंभिक वेग, तो बस का क्या पूछा गया था? तो बस का पूछा गया था प्रारंभिक वेग। फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 हो जाएगा, a पता है, v पता है, सॉरी t पता है और v 0 हो जाएगा, u पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा c। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा c। इस फॉर्मूला पे रखिएगा तो आ जाएगा आंसर 64 हो जाएगा c, 50 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? तो ये होता है अजगर में। ऑप्शन डी।
कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा नहीं होती है? तो मच्छर द्वारा नहीं होता है घेंघा, मच्छर के द्वारा नहीं होता है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि कौन सा? निकेल और प्लेडियम हो जाएगा, निकेल और प्लेडियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में किसे उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? उत्पादक के स्तर पे किसे रखा जाएगा? तो ये हो जाएगा हरे पौधे को, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है दुग्ध में कौन सा डाइसैकराइड्स उपस्थित होता है? दुग्ध में कौन सा डाइसैकराइड्स उपस्थित होता है? तो लैक्टोज शर्करा दुग्ध में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? गोबर गैस का यूज किसमें नहीं किया जाता है? तो गोबर का यूज यूरिया के निर्माण में नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 1 मिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में बिलियन की सांद्रता कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट इंटू 100। तो सॉल्यूट है हमारा कितना ग्राम? 31 ग्राम, ठीक है। 31 ग्राम बटा टोटल था 320 प्लस 31 गुने 100, इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना कितना बतलाया गया है, 31 बटा 320 गुने 100 कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 8.83%, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 बटा 320 प्लस 31 गुने 100 8.83%। अगला प्रश्न है आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या होना चाहिए? तो ये होता है 45 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा टैंक एक समान गति से गतिमान है, ठीक है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक से भरा जल क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन को समझते हैं। एक रोड था, एक कुछ इस प्रकार का रोड है, ठीक है। एक रोड जा रहा है कुछ इस तरह से, ये रोड है, इस पे एक ट्रक जा रहा है, ठीक है। ये ट्रक जा रहा है तो इसमें पूछा गया है ये इतना तेल 2/3 तेल भरा हुआ था, ठीक है, 2/3 भरा हुआ है, इतना खाली है। अचानक इसे टक्कर मारता है और ये रुकता है। तो पूछा है अगर टैंक ये तेल का गति क्या होगा? तो तेल तो मोशन में होगा, तेल इसके अंदर का मोशन में होगा और मोशन में होने के कारण अचानक जब इनर्शिया लागू करेंगे तो ये वाला जो तेल होगा ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो यहाँ सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अचानक ब्रेक लगने पर तेल क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा आगे की ओर गति करेगा। ये क्या हो रहा था? आगे की ओर चला जा रहा था, तेल जो था आगे की ओर बढ़ जा रहा है तो आगे की ओर गति करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो -273.15 डिग्री सेल्सियस था, कितना केल्विन के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 0 केल्विन। देखिए यहाँ से एक रिलेशन रहता है, इसको हम याद करने का प्रयास करेंगे। ये रिलेशन हमारा है C -0/100 बराबर F -32/180 बराबर K -273/100 बराबर R -0/80, ठीक है। ये मिनिमम एक का मेल्टिंग पॉइंट एक बॉइलिंग पॉइंट और दोनों के बीच का डिफरेंस, ये रिलेशन से पूरा अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा बन जाएगा। तो सेल्सियस और केल्विन में निकालना था। तो देखिए तो ये 100 कैंसिल, यानी कि सेल्सियस जो होगा -273 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 74 का एप्पल, ठीक है, 74 का हो जाएगा एप्पल, यानी कि 10 केल्विन। अगला प्रश्न है एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है क्या? एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ओरेलॉन, ऑप्शन नंबर सी। ये 75 क्वेश्चन में आपको बतलाना है कितना सही हो रहा है। क्या आपका अगर 55 प्लस स्कोर है तो आपका स्कोर बहुत ही शानदार है, आपका रिजल्ट लगभग आप करीब हैं। थोड़ा सा अगर मैथ रीडिंग में मेहनत कर देते हैं तो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।